दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा होंगे विपक्षी दलों के उम्मीदवार। शरद पवार के घर हुई बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया। बैठक में कुल 15 पार्टियां शामिल हुई। शरद पवार ने कहा कि टीआरएस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना बैठक में नहीं थी, लेकिन तीनों पार्टियां यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगी। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। अगली बड़ी खबर, एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज की संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आया बड़ा सियासी तूफान, मात्र एक ही चेहरे ने हिला दी महाविकास अघाड़ी सरकार की नींव। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार अब गिरने की कगार पर आ खड़ी हुई है। वैसे 2.5 सालों में बदलते घटनाक्रम ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार की नींव को हिलाकर रख तो दिया था, लेकिन इसमें शामिल सभी दलों को भरोसा था कि 5 साल तो कट ही जाएंगे। कांग्रेस सत्ता में भागीदारी पाकर ही खुश थी, तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के हाथों में सभी इक्के थे। लेकिन मुश्किल तो शिवसेना की थी, गठबंधन चलाए या फिर हिंदुत्व ब्रांड से पीछे हटती जाए। वैसे शिवसेना आलाकमान ने तो गठबंधन का दामन कसकर थाम तो लिया, लेकिन उनके भीतर मंथन चलता रहा। शिवसेना की चल रही राजनीति से नाराज तो पार्टी के कई नेता और विधायक थे, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा था। सबको मौके का इंतजार था और मौका मिला राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में, जब बीजेपी ने एक राज्यसभा और एक विधान परिषद की सीट जीत ली, और वे भी तब जब उनके पास में नंबर ही नहीं थे। यहीं से शिवसेना का वो चेहरा सामने आया जो अरसे से अपनी अनदेखी से नाराज था। आपको बता दें कि वो चेहरा एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे एक मजबूत नेता रहे हैं और पार्टी में उनकी तूती भी बोलती है। जब से सरकार बनी और उन्हें महत्वपूर्ण नगर विकास मंत्रालय का प्रभार मिला, तब से वो नाराज चल रहे थे। उनका आरोप था कि उनके मंत्रालय में शिवसेना आलाकमान का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, इसलिए वहां के अधिकारी कभी कोई भी फाइल उसके पास लेकर आते ही नहीं थे। उनके और आलाकमान के बीच में संवाद बंद हो चुका था। एकनाथ शिंदे की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि पार्टी के भीतर जितने नेता उसका विरोध करते थे, उनको आलाकमान तवज्जो देता था। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को संजय रावत की बयानबाजी भी रास नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि संजय रावत शरद पवार के करीबी हैं, इसलिए विधान परिषद और राज्यसभा चुनावों के नतीजों में अपनी ताकत दिखाने के बाद अपने 2 दर्जन विधायकों के साथ शिंदे सूरत जा पहुंचे। आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक एक पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है, यानी शिवसेना से अलग होकर एक खेमा बनाने के लिए एकनाथ शिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है। उनके पास में विधायकों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है और जल्द ही महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के दूत को एकनाथ शिंदे की 2 टूक, कहा हिंदुत्व छोड़ने वाली शिवसेना में अब नहीं होगी वापसी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें अब नाकाम होती नजर आ रही हैं। गुजरात के सूरत स्थित होटल में उनसे मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे के दूत को शिंदे ने 2 टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व को छोड़ने वाली शिवसेना में अब उनकी वापसी नहीं होगी। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे के बगावती रुख अपनाने के बाद से
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार अब संकट में आ गई है। महाराष्ट्र में सियासी हालात को संभालने में जुटी शिवसेना की कोशिशें रंग लाती नजर नहीं आ रही। करीब 30 विधायकों को लेकर सूरत के होटल में बैठे एकनाथ शिंदे किसी भी तरीके से नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे। उन्हें मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना विधायक मिलिंद नार्वेकर को सूरत स्थित होटल भेजा था, लेकिन शिंदे ने उनसे दो टूक कह दिया है कि मैं हिंदुत्व के साथ हूं और शिवसेना हिंदुत्व को छोड़ चुकी है, अब मैं शिवसेना में वापस नहीं लौटूंगा। वहीं शिंदे ने अपने ट्विटर बायो से भी शिवसेना भी हटा लिया है। आपको बता दें कि वहीं एकनाथ शिंदे को मनाने में नाकाम होने के बाद अब उद्धव के दूत खाली हाथ वहां से रवाना हो चुके हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन हालात को संभालने में जुटा हुआ है। वहीं शिंदे भी अपने रुख पर कायम नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे ये चाहते हैं कि शिवसेना भाजपा के साथ में मिलकर सरकार बनाए। अगली बड़ी खबर, बागी एकनाथ शिंदे दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा, शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में बवाल की शुरुआत तो राज्यसभा चुनावों के नतीजों के बाद ही हो गई थी और रही सही कसर विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी की जीत ने पूरी कर दी। इसके बाद से ही शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे 30 विधायकों के साथ में गुजरात चले गए और इसके बाद से ही शिवसेना के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उद्धव ठाकरे के सरकार गिरने की चर्चा जोर पकड़ने लगी हैं। आलम यह हो गया है कि चीफ मिनिस्टर ठाकरे को बैठक बुलानी पड़ी। आपको बता दें कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। अजय चौधरी को शिवसेना द्वारा विधायक दल का नेता बनाया गया है। इन सब के बीच में सूत्रों के मुताबिक अब खबर यह है कि बगावती तेवर अपनाने वाले एकनाथ शिंदे मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार से संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं, क्योंकि ताजा जानकारी के मुताबिक अभी 29 विधायक शिवसेना के और 5 निर्दलीय विधायक, कुल मिलाकर 34 विधायक महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में नहीं हैं। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक, होटल में शिफ्ट किए जा रहे शिवसेना के बाकी बचे विधायक। आपको बता दें कि शिवसेना के सीनियर नेता रहे एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे सरकार को गहरे संकट में ला दिया है। इसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एकनाथ शिंदे 3 मंत्रियों समेत 30 विधायकों के साथ सूरत के एक होटल में डेरा जमाए हुए हैं। इसके चलते उद्धव ठाकरे की गठबंधन सरकार मुश्किल में है और उनके सत्ता से बेदखल होने का भी संकट खड़ा हो गया है। इस बीच शिवसेना ने कड़ा एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। उनके स्थान पर सेवरी के विधायक अजय चौधरी को कमान दी गई है। वहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के एक्शन के बाद उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी थी, हमने कभी भी इसको धोखा नहीं दिया और ना ही कभी हिंदुत्व से गद्दारी करेंगे। हम बाला साहेब ठाकरे की सिखाई हुई बातों के साथ हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर शिवसेना विधायकों की बड़ी बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद सभी शिवसेना के विधायकों को वर्ली के एक होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना को यह डर है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे शिवसेना के बाकी विधायकों के साथ में संपर्क साध सकते हैं, इसलिए शिवसेना अपने बाकी बच्चे सभी विधायकों को वर्ली के एक होटल में शिफ्ट कर रही है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे की बैठक में पहुंचे सिर्फ 20 विधायक, 35 के गायब होने से बड़ी चिंता। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत और करीब 30 विधायकों के सूरत में डेरा जमाने के चलते शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार बड़े संकट में आ गई है। उद्धव ठाकरे ने इस मसले पर बात करने के लिए आज बड़ी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इसमें करीब 20 विधायक ही शामिल हुए। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर चिंता बढ़ गई है। शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं और यदि पार्टी से 27 विधायक अलग हो जाते हैं तो फिर उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मीटिंग से 35 विधायकों का दूर रहना बड़े संकेत दे रहा है। हालांकि शिवसेना अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार पर संकट को देखते हुए कांग्रेस भी हो गई एक्टिव। सभी विधायकों को मुंबई बुलाया, कमलनाथ बने पर्यवेक्षक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार पर संकट को देखकर कांग्रेस भी अब सक्रिय हो गई है। प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को यहां पर पर्यवेक्षक की भूमिका सौंपी है। कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को मुंबई में रहने के लिए फरमान
नोटिस जारी कर दिया है। इस सियासी संकट के बीच में कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाकर कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वो गठबंधन के साथ है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा कि वो इन हालात में उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करेंगे किसान संगठन। 24 जून को सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। आपको बता दें कि भारतीय सेना में नई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध देखा गया। इसी बीच अब प्रदर्शनकारी छात्रों को संयुक्त किसान मोर्चा का भी साथ मिल गया है। मोर्चा 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाएगा। सभी किसान संगठन इस दिन जिला और तहसील मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना का विरोध कर रहे सभी युवाओं से अपील की है कि वे इस शांतिपूर्ण विरोध दिवस की मर्यादा का सम्मान करते हुए इस विरोध दिवस में जुड़ें। वरिष्ठ किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी और योगेंद्र यादव के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के राष्ट्रव्यापी विरोध को अपना समर्थन घोषित किया है। विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने इस योजना को जवान विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताया है। मोर्चा का कहना है कि जब केंद्र सरकार जय जवान जय किसान के नारे की भावना को तहस नहस करने पर तुली है, ऐसे में किसान संगठनों का कर्तव्य है कि वो जवानों के साथ में इस संघर्ष में कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा हो। आपको बता दें कि इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस शुक्रवार यानी 24 जून को देश भर में विरोध दिवस मनाएगा। और बड़ी खबर, सेना प्रमुख का बड़ा ऐलान, बोले अग्निपथ योजना वापस लेने का कोई सवाल नहीं, ये युवाओं के लिए सुनहरा मौका। आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि अग्निपथ योजना वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। ये योजना युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। इसे कई लाभों के साथ उनकी भलाई के लिए बनाया गया है और युवाओं से अपील है कि वे योजना के विवरण को बारीकी से देखें और अफवाहों से दूर रहें। और बड़ी खबर, अग्निपथ योजना में शुरू हो गई भर्ती। थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने आवेदन की तारीखों का किया ऐलान। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को तैयार करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती ठीक उसी तरीके से होगी जैसे कि रेगुलर सैनिकों के लिए अभी तक होती आई है। मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सेना के तीनों अंगों के मानव संसाधन प्रमुखों के साथ में राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि फिलहाल थल सेना में 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और उसके अलावा वायु सेना में 24 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नौसेना में 25 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर हुआ महामंथन। पीएम मोदी ने की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक। आपको बता दें कि सेना में भर्ती को लेकर बनाई गई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ में अहम बैठक की है। खबरों के मुताबिक इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों ने पीएम मोदी से अलग अलग मुलाकात करा। अग्निपथ योजना के साथ साथ इसके कार्यान्वयन की अपनी योजना के बारे में जानकारी दी। नई सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में व्यापक विरोध के बीच में यह बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुखों की प्रधानमंत्री से योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर बात हुई। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुखों के बीच में बैठकों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। 14 जून को नए सैन्य भर्ती मॉडल की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके मद्देनजर यह बैठक काफी अहम रही। और बड़ी खबर, आजम खान ने मोदी और शाह पर बोला बड़ा हमला। कहा मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह मांगे देश से माफी। आपको बता दें कि मंगलवार को आजम खान ने उनके खिलाफ शराब की दुकान लूटने जैसे मुकदमों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लूट व चोरी जैसे मुकदमे दर्ज कराए गए। ऐसे मुकदमे वापस लेकर गृह मंत्री और वजीरे आला मुल्क से माफी मांगे और ये सियासी मियाद तय करें। साथ ही सवाल दागा कि किस बात का इंतकाम लिया गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा के शहर विधायक आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम पर और हमारे परिवार पर शराब की दुकान लूटने का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और वजीरे आला अपना ओहदा देखें और अपना सियासी मियाद तय करें और मुल्क से माफी मांगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि अब टाइगर वापस आ गया है।
अगली बड़ी खबर, रामपुर और आजमगढ़ प्रचार करने के लिए नहीं गए अखिलेश यादव। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म, अब 23 जून को होगी वोटिंग। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की खाली सीटों पर आगामी 23 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। आपको बता दें कि कल प्रचार के आखिरी दिन जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद और रामपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर प्रचार करने के लिए नहीं गए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने आजमगढ़ और रामपुर में सुरक्षित, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए इन दोनों जिलों से लगी दूसरे जिलों की सीमाओं पर अब चौकसी बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा उपचुनाव से शिवपाल यादव ने बनाई दूरी, बोले मैंने अपने आंख और कान सब बंद कर लिए हैं। ये आपको बता दें कि अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से खासे नाराज चल रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में उनकी पार्टी का ना तो कोई उम्मीदवार मैदान में है और ना ही उनकी पार्टी किसी को समर्थन कर रही है, इसलिए उन्होंने अपने आंख और कान सब बंद कर लिए हैं। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि किसी ने मुझसे चुनाव को लेकर कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मैंने अब अपनी आंख और कान सब बंद कर लिए हैं। हम इन चुनावों में बिल्कुल शांत हैं। अगली बड़ी खबर, रामपुर के रण में जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। ये आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के समर्थन में अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं की। बिलासपुर के बाद मिलक में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, जो जेल में थे उनको भी फ्री में इलाज मिला। वे उस समय कहते थे कि जेल ही जन्नत है, आज कहते हैं कि जेल नरक थी। मैं जानता था कि वे लोग इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं जा रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने सामानों पर लगी रोक 1 जुलाई से होगी लागू। ये आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 चिन्हित उत्पादों पर लागू रोक को अमल में लाने के लिए 1 जुलाई से अभियान चलाएगा। आपको बता दें कि विभाग इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले सभी मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले उत्पादों के विनिर्माण से जुड़े पक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्टोर रखने वालों, आपूर्तिकर्ताओं एवं वितरकों को भी इन उत्पादों के कारोबार से दूर रहने को कहा गया है। इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों को जुलाई के पहले सप्ताह में चलाए जाने वाले अभियान में बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के सभी सामानों पर 1 जुलाई से रोक लगा दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।